ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा ये जो कल का जो चल रहा था अत्यंत भाव, ये थोड़ा सा ही रह गया है, इसको अपन पढ़ने के बाद में बाकी मैं आपको दो भाव जो छूट गए हैं, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, वो भी बताऊंगा। तो हमने अनन्य अन्योन्या भाव जो पढ़ा था उसमें तो अपन ने पुद्गल की बात समझी थी खाली, कि पुद्गल के एक स्कंद में, बल्कि एक परमाणु में और दूसरे परमाणु के बीच में अत्यंत अभाव है ना। एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा भी नहीं है और ना ही उसके परिणमन में पार्टिसिपेट करता है। प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से अपने चतुष्टय में रहता है, उसका अपना द्रव्य है, उसका अपना क्षेत्र है, उसका अपना परिणमन का काल है और उसके अपने भाव हैं। भाव का अर्थ गुण है, ठीक है ना। तो द्रव्य जितने क्षेत्र में रहता है उतने क्षेत्र में उसके समस्त गुण रहते हैं, इसलिए उसको उसका क्षेत्र बोला। और एक मतलब सारे ही जो गुण है उसके, वो क्षेत्र रूपी जो आवरण है, कन्फाइनमेंट है, जो उसका कंटेनमेंट है, उसके अंदर ही उसके सारे गुण पाए जाते हैं। और परिणमन काल अपन ने जैसे पढ़ा था, जैसे आम की अपन ने उदाहरण दिया, तो सबसे पहले तोतापुरी आम आता है या नीलम आम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका उस समय में, उस काल में उसका पकना होता है, पूरा पक जाता है। उसके समस्त गुण जो है, वर्ण वाला हरा हो करके अगर पीला होना है तो पीला हो जाएगा, खट्टापन अगर रस गुण का परिवर्तन होना है तो वो खट्टे से मीठा हो जाएगा, जब एक हार्ड था तो हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा, है ना। इस तरह से उसके जितने गुण है, स्पर्श गुण वगैरह हैं, भारी हल्कापन, ये सब चीजें हर एक द्रव्य के अपने परिणमन काल में, जितने काल में वो पूरा पक जाएगा वो उसका परिणमन काल है। जिस काल में उसका वो गुण हरे से पीला हो जाएगा, वो उस गुण का परिणमन काल है। तो एक द्रव्य में रहने वाले समस्त गुणों का परिणमन अपने अपने अधीन और उसका एक पर्टिकुलर समय होता है। चौसा आम अभी आने लगा, अभी तक वो लंगड़ा और वो आ रहा था, क्या नाम आपका, दशहरी आ रहा था, या आपका केसर आ रहा था, या उसके पहले हापुस आ रहा था। तो उसका कारण क्या था कि वो उस पर्टिकुलर टाइम में और उतने ही दिनों में वो पकता था, उसके बाद में वो पकता नहीं। अब उसके अंदर में जो उसकी डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता, सड़ाव शुरू हो जाता मानसून आने के बाद। तो इसका अर्थ क्या है कि हर एक द्रव्य, ये तो एक द्रव्यों का समूह है, उद्गल का समूह है, स्कंद है, आम आदि का फल है जो भी, तो उसमें रहने वाले समस्त गुण अपने अपने काल में परिणमित होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में स्थित जो हड्डी है, वो हड्डी का परिणमन काल 21 दिन का है। 21 दिन में वो हड्डी पुनः जुड़ जाती है, नई हड्डी का निर्माण हो जाता है। इसी तरह त्वचा का जो काल है, डॉक्टर भी मानते हैं इतने दिन में साहब आपकी नई खाल आ जाएगी, इतने दिन में आपका ये हो जाएगा, सब काल से गवर्न होते हैं। कोई भी चीज नहीं होती, वही आपको घाव हो गया, वही साहब कब तक ठीक होगा, हो जाएगा 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। आपको स्टिच लगे हैं साहब, कितने दिन लगेंगे साहब, इतने दिन बाद आना आप कटवाने के लिए। क्यों इतने दिन बाद क्यों आना? क्योंकि वो उसका परिणमन काल है, उतने काल में वो जो अवस्था आनी है वो आ जाएगी, वो उसको उसी की आएगी। हड्डी को 21 दिन लगते हैं, बाकी चीजों को 21 दिन लगने की जरूरत नहीं, उनका अपना स्वकाल। तो वो जो परिणमन होता है वो हर एक द्रव्य का अपना अपना जो स्वकाल है, उसमें ही उसका परिणमन होता है। उसको अपन जो है द्रव्य क्षेत्र काल में से, उस काल का अर्थ स्वकाल वह है। साहब जी इसमें एक सवाल है। हाँ। तो जैसे आपने हड्डी के परिणमन की बात की, हाँ जी या आम के पकने की बात की, जी। और आपने ये भी क्वालिफाई किया कि जो आम का जो परिणमन होता है वो पूरे स्कंद का होता है। हाँ पूरे हाँ, स्कंद में, लेकिन एक जैसा नहीं होगा। एक मिनट मेरा दूसरा कह रहा हूँ। हाँ और ये स्कंद है परमाणुओं का उद्गल समूह, परमाणु बराबर। उद्गल परमाणु, और हर एक परमाणु का परिमाण परिमाण अपने हिसाब से अपने काल से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब जो परिमाण का काल है एक परमाणु का,
उतना ही कलेक्टिवली काल पूरे स्कंद का है। ये मैं सही समझता हूँ क्या? देखो आप ठीक समझ रहे बाई एंड लार्ज, बाई एंड लार्ज, बाय एंड लार्ज बिल्कुल सही है। बिकॉज पूरे आम के सारे प्रदेश मतलब पूरे वॉल्यूम में हाँ एक साथ एक जैसा परिवर्तन तो नहीं हो रहा है। हाँ तो लेकिन उसमें होगा थोड़ा बहुत तो अंतर है। जी। बट बाई एंड लार्ज अगर टोटल काल का आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑन एन एवरेज तो सेम होगा, बट परमाणु से परमाणु में इसका वेरिएशन होगा। बिल्कुल सही है, 100% सही है। माय अंडरस्टैंडिंग इज करेक्ट? यस 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 एकदम सही है। प्लीज प्रोसीड। भाई साहब, इसी क्रम में यदि मान लीजिए कोई एटमॉस्फेयर पहले क्रिएट कर दिया जाता है स्वाभाविक परिणमन से पहले, ये जो केमिकल वगैरह डालकर जो पकाते हैं, तो इनमें परिणमन की प्रक्रिया क्या रहती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखो अभी केले को पाल में पकाते हैं, आप जी, देखोगे केला है और आम भी जो है वो आपको जो मिलता है नॉन सीजनल मिलता है, वो आप देखेंगे उसका भी पूरा कुछ कहीं से हरा रह गया है, कहीं से एकदम पीला हो गया है। पपीते को भी ऐसे पकाते हैं वो बारूद वगैरह रख करके, लेकिन उसके बावजूद भी एक जैसा नहीं पकता। उसका कोई कोना हरा रह जाएगा, कोई कोना हार्ड रह जाएगा, कहीं से पिलपिला हो जाएगा। तो उसका अर्थ क्या है कि वो भले ही कलेक्टिवली एक डोज किसी चीज की दी गई थी, लेकिन हर एक जगह के परमाणु में कितना वो जो द्रव्य पहुंचा, कौन सा जो उन्होंने बारूद जो लगाते ना, तो वो उसको रख देते हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्मली उसमें लगता नहीं। तो यूनिफॉर्म नहीं लगने से कम ज्यादा जहां लगता है उस हिसाब से वहां के परमाणुओं का परिणमन होता है। नहीं, उनका सवाल ये है हाँ कि जो कार्बाइड रखा गया जी, उसका परिवहन प्रोसेस में क्या कंट्रीब्यूशन होता है और कैसे होता है? मैं अगर सही समझाऊं आपका क्वेश्चन बाबू। हाँ सही है, सही है, यही क्वेश्चन है। नहीं मैं समझा रही है परिणमन जो ये उनका क्वेश्चन ये है जो मैं समझ पाया हूँ। हाँ, बाबूजी बोल रहे हैं हाँ, कि नेचुरल रूप से तो जो परिणमन हो रहा है वो पक रहा है, अपने हिसाब से पक रहा है। हाँ जी हाँ, आर्टिफिशियल रूप से जो कार्बाइड ऐड करके छिड़क के उसका परिणमन करते हैं, हाँ, तो उस कार्बाइड का परिणमन होने में पूरे स्कंद में और या इंडिविजुअल परमाणुओं में किस तरह से कंट्रीब्यूशन रहता है? जबकि परिणमन स्वतंत्र है, अपने आप से होता है। अब ये उसको जबरदस्ती परिणमन नहीं, कराया वो जा तो रहा है, नहीं, वो तो देखिए, वो केमिकल तो एक निमित्त बनता है। हाँ निमित्त बनता है ना, निमित्त बनता है। तो निमित्त कैसे बनता है? देखो जब वो केमिकल नहीं लगाया तब भी जो पकने का जो समय होता है नेचुरल पकने में, उसमें निमित्त होते हैं। क्या क्या निमित्त होते हैं? वो टेम्परेचर वगैरह, टेम्परेचर है, उस एनवायरनमेंट है, वो कागज में ढक के रखते हैं, घास में ढक के, वही क्रिएट किया जाता है। उससे भी जो आर्टिफिशियल होता है उससे भी वही क्रिएट किया जाता है। बराबर, वो जो केमिकल डाला ना बाबूजी, उससे उसके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। वही मेरा मतलब, वही सीविजन साहब, वही टेम्परेचर या वही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, जिससे परिणमन होता है। बिल्कुल। अभी टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं ना अपन, हाँ वो भी सही है। तो वो क्या है, वही एनवायरनमेंट जो माता के उधर का होता है वैसे ही क्रिएट किया जाता है। वैज्ञानिकों ने स्टडी किया कि वो कैसा एनवायरनमेंट रहता है, उसका क्रिएशन करते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल जीव बना नहीं सकते। इसलिए वो नेचुरल रूप से जो गर्भ में आए हुए जीव को है उसको प्रतिरूपण करते हैं उस एटमॉस्फेयर में। यस, सही कह रहे। इसी तरह से आम का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके परिणमन में निमित्त रूप से कुछ बाहरी चीजों को का प्रयोग किया जाता है। आप देखो पकाने की जो उनकी प्रक्रिया होती है उसमें एक तो सब एक जैसा यूनिफॉर्मली नहीं पकता, और कुछ उसमें सड़ भी जाते हैं। जी हाँ। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि जो भी निमित्त उसके सामने निर्धारित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनमें एक एक परमाणु के ऊपर कितना कितना असर उस एनवायरनमेंट का हो रहा है, उसके हिसाब से उसका परिणमन होता है ना। केले को आप देखो बाहर से, जैसे आपने छिलका निकाला तो बाहर से आपको बड़ा इंटेक्ट दिखेगा, अरे बड़ा अच्छा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको काटोगे तो देखा अंदर में कुछ काला काला सा पड़ा है, कोई बीच में गिलविला हो गया, फेंक दोगे उसको। अरे तो हम ये कह सकते हैं भाई साहब, परिणमन स्वतंत्र नहीं है, वो निमित्ताधीन है। परिणमन कौन कर रहा है? निमित्त कर रहे हैं क्या? परिणमन कौन कर रहा है? निमित्ताधीन है, ये कह रहे निमित्त करने रहे,
निमित्ताधीन है, निमित्त उसमें वो बनते हैं, फैसिलिटेटर है, आधीन नहीं है बाबूजी। हाँ अपन फैसिलिटेटर है। बेसिक परिभाषा जो निमित्त और उपादान की थी वहीं पहुंच गए। वही है, निमित्त फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है ना। उसे पकड़ना होगा तो निमित्त वो प्रेजेंट होगा। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं ललित जी। सर मेरा एक इसमें शंका है सर, मैं दूसरी चीज पूछना चाह रहा था। ये जो इसमें लाइन है, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर, तो ये अन्य शब्द जो लिखा है उससे मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जो पहले वाला पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल है, वो कोई दूसरा एक पुद्गल है, और जो दूसरी लाइन में जो अन्य लिखा है तो इसका मतलब ये दूसरा पुद्गल है एक्चुअली। तो अगर हम एक ही कैटेगरी के पुद्गल लेंगे तो उनमें हो सकता है अभाव ना हो, ये अलग अलग कैटेगरी के पुद्गल द्रव्य होंगे तो उनमें वर्तमान पर्याय में अभाव होगा, ऐसा मतलब है क्या इसका? देखो, पुद्गल किसे कहते हैं? एक परमाणु ही पुद्गल है। हाँ, एक परमाणु पुद्गल है। तो उसके बाद अगर दूसरा पुद्गल कहूं तो दूसरे परमाणु की बात कह रहा हूँ। नहीं, पुद्गल के लिए जब हम बोलते हैं तो इशारा परमाणु के लिए नहीं है। पुद्गल तो एक द्रव्य का टाइप है एक्चुअली, जैसे एक जीव टाइप है। तो हम जब हम जीव बोलते हैं तो एक जीव की बात नहीं हो रही, वो तो जीव एक समूह की तरह है। जीव एक टाइप हो गया, पुद्गल एक टाइप हो गया, आकाश एक हो गया, धर्म अधर्म एक हो गया, काल एक हो गया। तो ये तो पुद्गल तो एक कैटेगरी है एक्चुअली। अब उस कैटेगरी में अलग अलग पुद्गल होते हैं, स्किन है, हड्डी है, फर्नीचर है, कुछ भी मतलब हो, ऐसी चीजें हो सकती है। देखो, शरीर में ही अपना इसको सिद्ध करते हैं। इस शरीर में हड्डी लगी है, इसी में जो है यानी हड्डी के परमाणु है ना, हड्डी के परमाणु है। आपने एग्जांपल लिया था सर स्किन और हड्डी का, तो उसमें अलग अलग पर्याय, इसमें अनन्य भाव उसमें फिट हो रहा है एकदम। तो क्या अगर हम स्किन का ही परमाणु लें तो वहां भी क्या ये अनन्य भाव फिट हो रहा है? एकदम। देखो, मैं स्किन के बारे में आपको बताऊं, जैसे आपकी की जो है, जो बिल्कुल नाक के नीचे के जो पोर्शन है, होठ के ऊपर, यहाँ की जो स्किन मैंने बोला बहुत सेंसिटिव होती है। नहीं, वो तो अलग टाइप की पुद्गल हो गया ना सर वो तो। एक मिनट, अगर हम एक ही, जैसे मान लीजिए स्किन का लें, एक मिनट मैं आपकी बात ही समझा रहा हूँ, आपकी बात समझा रहा हूँ। और उसी जगह पर इतने ही एरिया के अंदर में जो स्किन है, आप बोलोगे ये सारी स्किन जहां मूछें उगती हैं एक जैसी है, क्या एक जैसी है? बिल्कुल, एक एक सेंटीमीटर, एक एक मिलीमीटर से पूरे से यहाँ तक का कुछ फर्क है, फर्क है, कुछ अंतर होगा। क्या क्या अंतर है, क्यों है और अंतर? अब ये तो उसका स्वभाव परमाणु का जो परिवर्तन है, उसमें जो पर्याय बदलने, पूरे स्किन में परमाणु अलग अलग हैं। हाँ, उनका जो पूरी स्किन जो बनी हुई है एक परमाणु से नहीं है, स्कंद है, सही कह रहे हैं, स्कंद है परमाणुओं का। और वो जो पुद्गल की एसके जैन साहब बात कर रहे हैं, आपने सही बोला कि पुद्गल एक द्रव्य है, धर्म आकाश अलग अलग द्रव्य हैं। पुद्गल एक द्रव्य जरूर है, ये बेसिक डेफिनेशन है, मगर उसका जब फाइनल जो विवेचन हो रहा है यहाँ पर, तो वो पुद्गल एक परमाणु के रूप में हो रहा है, न कि स्कंद के रूप में, अगर मैंने सही समझा। जब अपन एक पुद्गल दूसरे पुद्गल की बात कर रहे हैं तो एक एक परमाणु की बात हो रही है, बिल्कुल सही है, चाहे वो उसी जाति का परमाणु हो या उसके बगल में लगा हुआ हड्डी का परमाणु हो। आप बोलोगे हड्डी और स्किन में अलग अलग हो सकता है, लेकिन स्किन में अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं साहब, स्किन में जो आपके टाँके लगते हैं, सेम भी हो सकता है। देखिए आपने जो एग्जांपल दिया है जैन साहब जी, स्किन के ऊपर टाँके लगाए गए हैं, और 10 टाँके लगे हैं, उसमें 3 टाँके जल्दी सूखते हैं, एक टाँका फिर भी रह जाता है। बिल्कुल पास लगाए। यही तो मैं बोला था, कुछ में अनन्य भाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे आप बोले अनन्य भाव तो हर एक में ही अनन्य भाव साहब, हर एक परमाणु का जैसा हुआ, हर एक परमाणु का दूसरे परमाणु से अनन्य भाव है। यही उन्होंने समझाया और यही आगम में लिखा हुआ है। और ये मालूम भी पड़ता है, दिखाई भी देता है। एक देखो, अपन को क्या इतना सूक्ष्म परमाणु तो अपन को दिखता ही नहीं है। दो परमाणुओं के बीच का जो इंटर स्पेस है, उसमें क्या घटना घट रही है हमें तो नहीं पता, केवल ज्ञान गम है, उसके आधार पर ये आगम बनाए गए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो वो अपन को नहीं दिखेगा तो इसका मतलब नहीं कि वहां नहीं हो रहा है कुछ भी। और नहीं भाई साहब, एक बात और भी है, हम नेकेड आई से नहीं देख पा रहे हैं। अगर इसी स्किन को यदि वाइस को उससे देखें
यंत्रों से तो भी डिफरेंस आएगा। और इसके ऊपर फिर जो सबको जानता है, सब कुछ जानता है, हमारा जो केवल ज्ञानी, वो और भी ऊपर और भी अच्छी तरह देख पाता है। देखो पानी की एक बूंद होती है ना, एक बूंद, उसे आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जब आप उसको देखेंगे बूंद बाहर से एक जैसी दिखाई देती है। मैं थोड़ा अपना जो मेरे को शंका के वो थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मैं मतलब ऐसा समझ रहा था कि जो एक पुद्गल परमाणु है और दूसरा पुद्गल परमाणु है, उनका जो परिणमन है वो एक ही काल में अगर हो रहा है तो दोनों का परिणमन आइडेंटिकल हो सकता है या आइडेंटिकल तो हो सकता है, आइडेंटिकल तो हो सकता है, बट एक जैसा नहीं हो सकता, एक ही तरह का नहीं होगा। आइडेंटिकल में मिलता जुलता, सिमिलर हो सकता है सर, है आइडेंटिकल नहीं होगा, सिमिलर हो सकता है। सिमिलर हो सकता है, सिमिलर हो सकता है, यस, करेक्ट वर्ड इज सिमिलर। सिमिलर हो सकता है। अभाव में के लिए यूज कर रहे हैं सर, उसी फिनोमेना को डिफाइन करने के लिए हम अभाव शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, अभाव शब्द का अर्थ यही है कि वो परिणमन, उसका परिणमन स्वतंत्र है, इसका परिणमन स्वतंत्र है, और दूसरा वो किसी को टच नहीं करते। और फर्दर क्लैरिफिकेशन, टच नहीं करते इसको, ये चीज मैं आपको बहुत अलग से और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। वो तो स्वतंत्र है, उनकी आइडेंटिटी स्वतंत्र है। उनको विश्वास नहीं होता ना। उन्होंने तो देखो क्या एग्जांपल दिया था कि जब हम चलते हैं तो पैर भी जमीन को टच नहीं करते। हमने तो अभी तक जो है उनका सुना था, तीर्थंकर भगवान का, जब वो चलते हैं तो उनके पैर जो है जमीन को टच नहीं करते। और उसके ऊपर भी लोग जो है, वो देवता लोग जो है कमल खिला देते हैं, और वो कमल पे भी उनका पैर नहीं जाता, वो अधर रहता है। तो वहां तो स्पेसिफिकली जो है वो अंतर दिखाई देता है। लेकिन उससे अलावा देखो, तीर्थंकर भगवान जब वहां बैठते गंधकुटी में, तो वो उस सिंहासन को भी टच नहीं करते। चार अंगुल पर रहते हैं, आदर में रहते हैं, आदर में रहते हैं। चार अंगुल। तीर्थंकर की बात तो नहीं, मैं आपको खाली वो सिमिली दे रहा हूँ। मनुष्य के पैर तो लोड तो ट्रांसफर हो गई ना सर, जमीन पे रखा आपने पैर। हाँ, मान लो बीच में बालू आ गया या कुछ और कण आ गए, और फाइनली लोड तो ट्रांसमिट होगा बॉडी का, तो टच तो करना ही पड़ेगा उसको। नहीं देखो, उनका तो टच इसलिए नहीं होता कि उनका शरीर उस तरह का होता है, और तीर्थंकर का तो अलग उनके गुण लेकिन है। मैं आपको खाली एक वो सिमिली बता रहा हूँ। सिमिली बताने के लिए मैंने आपको बताया कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। आप बोलोगे उनके शरीर में ऐसी रिद्धियां होती हैं, वो हल्का होता है इसलिए ऐसा होता है। अब अपन बेसिक बात करें, ये परमाणुओं में ही ऐसी क्षमता होती है। उनका तो अपन को दिखता है सिग्निफिकेंटली, और अपन ने पढ़ा है इसलिए अपन को मालूम है। लेकिन जब अपन ये पढ़ रहे हैं तब अपन को मालूम पड़ रहा है कि ये विशेषता सभी परमाणुओं में वो दिखते हैं कि टच हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं होता, क्योंकि उन परमाणुओं में और जहां पे वो रखे जा रहे हैं उनमें भी डिफरेंस है परिणमन में। तो वो उनमें टच नहीं करते। इसका मतलब उनमें देखो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, आपने देखा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स है, अपना सेंट्रीफ्यूगल है ना, इंडक्शन, सेंट्रीपिटल, हाँ इंडक्शन फोर्स। इंडक्शन में क्या होता है कि इधर में वो मोटर और वो सब चल रहा है, और वाइंडिंग दूर है, उनमें कनेक्शन नहीं, और उसमें करंट पैदा हो गया। हाँ सही बात, सही बात। तो कैसे हो गया साहब, वो टच ही नहीं कर रहे थे, फिर उसमें करंट कैसे पैदा हो गया? ऐसे कितने ही सिद्धांत हैं, क्योंकि वो साइंस ने बताया इसलिए हम आंख बंद करके उन पे बिलीव कर लेते हैं। लेकिन हमारी साइंस के ऊपर में हमको नहीं, हमें पूरा अधिकार है उसको समझने का कि वो कैसे होता है, लेकिन होता ऐसे ही है। नहीं, आपने बात सही कही। इंडक्शन मोटर घूमती कैसे है, अपने आप कैसे घूमती है? तो वो यही है कि आपने जो बोला कि जमीन पर पैर नहीं रखे जाते, तो जो जमीन से टच हुए दिखते हैं वो इतना सूक्ष्म होता है, दिखते हैं, मगर अगर माइक्रो और मैक्रो से देखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो उसमें सेपरेशन जरूर नजर जाएगा। क्योंकि जब आपने बताया एक परमाणु का दूसरे परमाणु का आपस में अभाव है, स्पर्श नहीं करते, तो ये तो यूनिवर्सल जो स्टेटमेंट दिया है शास्त्र में, उस हिसाब से उसकी सिमिली लेके अपने को ये विवेचना करके सोचना पड़ेगा दिमाग में कि क्यों हमें उससे दिखता नहीं है। जो ललित जी कह रहे हैं वो भी सही कह रहे हैं कि बॉडी का लोड तो ट्रांसफर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है तो जाएगा, दैट इज ए टेक्निकल थिंग। पर उसकी एक्चुअल विवेचना अगर परमाणु की लेवल पर करेंगे, जो बिल्कुल सूक्ष्म है, जो आंखों से दिखता नहीं है, तो उनका आपस में
दिखता, ऊपर से विजिबली हमारी आंखों से दिख रहा है कि पैर पड़ रहा है जमीन पे, कीचड़ में पड़ रहा है, संगमरमर के पत्थर पे पड़ रहा है, टच कर रहा है। फ्रिक्शन से, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर स्लिपरी होगा तो आप गिर जाएंगे, तो फ्रिक्शन भी जरूरी है। अभी सारे टेक्निकल रिक्वायरमेंट जरूरी है। मगर अगर मैक्रो उससे देखेंगे तो वो परमाणु आपके पैर के तलवे के जो हैं और नीचे उसके स्किन के, और जिस पुद्गल पे चाहे संगमरमर का पत्थर है या जमीन है, उसके परमाणुओं में आपस में सेपरेशन जरूर दिखेगा, जैसा कि आप समझा रहे हैं। मेरे जैसे वेट ट्रांसफर होता है वो अलग चीज है और टच होना अलग चीज है। वेट ट्रांसफर तो बिना टच के ट्रांसफर कर लेते हैं। बड़े बड़ी चीजें, बड़े बड़े जो बीम्स जो है वो बिना उसके ही वेट के उससे हो जाते हैं। तो ये वेट का उससे बताना, टचिंग से सिमली देना मेरे ख्याल से उपयुक्त नहीं लगता। दो उदाहरण मैं और देता हूँ। आजकल जो है ना, घरों में वो ड्रॉर होते हैं ना, जिसमें जो कपड़े वपड़े रखे रहते हैं, तो पहले ऐसे उठाने वाले, तो पहले तो ऐसे हाथ लगाते थे तब वो उठता था, इतने फोर्स लगाते थे। अब वो हाइड्रोलिकल आ गए, तो वो जरा सा उसको टच किया और वो पूरा उठ जाता है। तो वो देखने वाला कह गया इसमें क्या लगा रखा है इन्होंने, कि जो इन्होंने जरा सा टच किया और वो अपने आप उठ गया। और बहुत टच भी नहीं करते, बटन दबाने से हो जाता है यार। दूर से बटन दबा दो, दूर से। इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये सब टच करने की आवश्यकता नहीं है। और वेट जो है, हैवी वेट जो है उससे चलते हैं। अभी वो बोलते हैं कि जल में चलने वाले जो है रिद्धिधारी मुनि हैं, या जो उनके पैर नहीं जमीन पर पड़ते, चारण रिद्धिधारी मुनि हैं। तो वो जो रिद्धि है वो क्या काम करती? हमने मान लिया नहीं साहब, वो रिद्धियों की बात छोड़ो, क्यों छोड़े? आई थिंक इसमें जो स्पर्श ना अलग तरीके से लिया गया है। स्पर्श जो हम लोग बात कर रहे हैं वो स्पर्श से मतलब नहीं कि टच नहीं कर रहा। देखिए इसमें जो आपने बताया था उसमें ये सेंटेंस लिखा है, कोई भी द्रव्य अपना स्वचतुष्टय छोड़कर पर चतुष्टय में यानी परद्रव्य के उसकी अपनी चतुष्टय में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी को शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि द्रव्य एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। हाँ। तो एक्चुअली ये जो फिनोमेना उन्होंने ऊपर बताया कि प्रवेश नहीं कर सकता, इस चीज को वो स्पर्श से जोड़ रहे हैं एक्चुअली। और हाँ। हम जो स्पर्श की बात कर रहे हैं कि जैसे बॉडी चल रही तो लो ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई सामान रखा है तो जमीन ट्रांसफर नहीं, टच ही नहीं कर रहा, तो ये जो टच है वो अलग चीज है एक्चुअली। और ये शास्त्रीय भाषा में जो स्पर्श है वो अलग चीज है सर। देखो आप माइक्रो लेवल पे आप जो जैसे समझ रहे हो वो बराबर है। एक्चुअली तो वो शास्त्रीय भाषा में यही समझाने की कोशिश की गई है कि अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से टच करेगा तो टच करने का अर्थ ये हो गया कि उसके गुण उसके दूसरे के द्रव्य उसमें जो वो ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन ट्रांसफर नहीं हो ऐसी बाउंड्री होती है। कुल मिला के बात ही है, हर एक द्रव्य का अपना अपना एक कंटेनमेंट होता है, और ऐसा कंटेनमेंट होता है कि उसके गुण निकल करके दूसरे द्रव्य के गुण में प्रवेश नहीं करते। इसी का नाम टच करना है, यहाँ बताया जा रहा है ना। तो अपन उस भाषा में समझिए इसको कि वो टच नहीं करता, अर्थात उसके जो गुण है उसका सच पढ़ रहे हैं ना अपन, उसके परिप्रेक्ष्य में अपन ये बात पढ़ रहे हैं कि वो उसके गुण निकल करके दूसरे में गुणों में प्रवेश नहीं करते, दूसरे के परमाणु उसमें नहीं आ जाते। इसका अर्थ वो वास्तव में टच करना है। इसी का अर्थ जो है स्वचतुष्टय में रहना है। ठीक है ना। और अपन इसकी और अभी करेंगे इसकी एग्जांपल की। तो आप साहब मैं जरा बीच में कुछ बोलना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर आधे मिनट की इजाजत दी जाए मुझे तो। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जो ब्रिज वगैरह होते हैं ना सर, जब सपोर्ट होते हैं जी, तो सपोर्ट पे क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका एक्सपेंशन होता है, एक्सटेंशन होता है। वो चीज वही रखी हुई दिखती है लेकिन फिर भी एक्सटेंशन होता है, रेल की पटरियों में होता है। तो ये बात कुछ जमती भी है कि वाकई चाहे भले वो फिजिकली वहां रखी है और उसमें एक्सटेंशन हो रहा है, तभी तो वो जो जॉइंट के बीच में गैप है वो बढ़ते हैं, तो फैल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं फिजिकली, ऐसा मेरा विचार है। तो होता ही है ना, वो जो परिणमन है उसी को परिणमन, वो भी परिणमन है। हम फिजिकली देखते हैं, रेल की पट्टियां मुड़ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। लकड़ी के दरवाजे बरसात में फूल जाते हैं, गर्मियों में श्रिंक हो जाते हैं। जबकि जो है जो लोहे की जो धातुएं होती हैं वो जब तीव्र जब उनकी जो गर्माहट दो तब जाके वो एक्सटेंड होती हैं, फैलती हैं। इसीलिए हमको जब लंबी बिल्डिंग बनानी पड़ती है तो गैप रखना बहुत जरूरी होता है। इवन कंक्रीट भी, पत्थर भी, सब में चेंजेस होते हैं।
जो कितनी अच्छी बात है, हमारे पास सिविल इंजीनियर भी है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ठीक है, और कुछ अधकचरे भी हैं। हाँ। तो चलिए आगे चलेंगे। तो अपन जो पढ़ रहे थे कल अत्यंत अभाव पढ़ रहे थे, अभी अपन जो अनन्योन्याभाव अपन ने पढ़ा है, अन्योन्याभाव, तो जैसे हमारे जो बोल रहे हैं पदम चंद जी बोल रहे हैं, मैं उस सब्जेक्ट पर अभी बाद में लौटूंगा फिर से, जब 4 पूरे हो जाएंगे तब अपन सबके उदाहरण पढ़ेंगे। लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो देखो अभी अपन बात कर रहे थे अत्यंत अभाव के बारे में। अत्यंत अभाव किसके बारे में? एक द्रव्य और दूसरे द्रव्य के बारे में। जबकि पहला वाला अन्योन्याभाव जो किसमें था, सिर्फ पुद्गल के बारे में था, पुद्गल के अलग अलग परमाणुओं के बीच के बारे में बात थी। अब बात हो रही है 6 द्रव्यों में से 6 द्रव्यों में एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव है, ये अपन ने कल पढ़ा था, है ना। यहाँ क्या लिखा था, अभी ये एक जन सा पहली बार आया इसलिए मैं फिर से बताता हूँ। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है, इसे अत्यंत अभाव कहते हैं। यह अभाव 6 द्रव्यों के बारे में पाया जाता है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में है, प्रत्येक द्रव्य की अपने में अस्थि है, सत्ता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अन्य सभी द्रव्यों में नास्ति है, अभाव है ना। यानी प्रत्येक द्रव्य अपनी अपेक्षा से तो है, अपने स्वचतुष्टय की अपेक्षा तो है, लेकिन दूसरे के स्वचतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है, उसमें उसका अभाव है। बी विजन है, सी विजन है, कोई किसी में नहीं। जैसे भाई साहब अपन सब एक है ना, आप कैसे अब हम में भेद डाल रहे हो? भेद नहीं डाल रहे हैं, हमारी सबकी सत्ता ही अलग अलग है। हम कितने ही अपनत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा परिणमन, हमारा गुण, हमारे चिंतन और हमारा जो भविष्य में होने वाला जो कुछ भी परिणमन है वो सब अलग अलग ही होगा, ठीक है ना। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का से एकदम अलग है, उसका परिणमन अपने हिसाब से होता है। ये इसको अत्यंत अभाव कहते हैं, 2 द्रव्यों के बीच में। प्रत्येक तो ये जो अत्यंत अभाव है जी, ये तो आपका उसमें काल द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, हाँ, उसमें भी लागू होता है ना सर? सब में लागू होता है, हाँ, सब में अपन ने कल पढ़ा था ना। देखो नहीं, आपने जो एग्जांपल दिया पुद्गल का दिया, एक पुद्गल के दूसरे पुद्गल, बीवी जैन और सीवी जैन तो 2 अलग अलग पुद्गल है। नहीं, मैंने खाली क्या है, नहीं मतलब नहीं, वो ठीक है, आप एग्जांपल दिया उसके उसको जीव भी तो है ना सर, जीव भी साथ में जीव भी है, जीव भी है साथ में, वो तो बात सही है। मैंने मगर जो आकाश द्रव्य है या काल द्रव्य है या धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, तो इनमें भी तो आपस में कोई, उनमें भी तो अत्यंत भाव है ना, कहने का मतलब यही है ना। तो बेसिक डेफिनेशन तो वही है। अभी मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ ना, अभी खत्म थोड़ी हुआ। अच्छा प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वचतुष्टय में है, प्रत्येक द्रव्य की अपने में अस्थि है, सत्ता है, परंतु प्रत्येक द्रव्य की अन्य सभी द्रव्यों में नास्ति है, अभाव है। अब यहाँ बात पर्यायों की नहीं अपितु द्रव्यों की हो रही है। पिछले वाले में अपन ने पर्यायों का पढ़ा था। यस, एक पर्याय और दूसरे पर्याय के बीच में, एक द्रव्य की एक पुद्गल परमाणु के परिणमन होने में, उसकी पर्याय में, और उससे सटे हुए दूसरे परमाणु की पर्याय में अंतर है, अभाव है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ तो पर्यायों की बात नहीं हो रही, यहाँ तो सीधा डायरेक्ट द्रव्यों के बारे में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या बात कर रहे हैं, एक जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में तथा अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है, अत्यंत अभाव है। मैंने अभी इसलिए एग्जांपल जो दिया आप दोनों की, एक पुद्गल परमाणु का अन्य पुद्गल परमाणुओं में तथा अन्य 5 द्रव्यों में भी अभाव है। यस, है ना, दिस व्हाट आई अंडरस्टूड। हाँ, एक काल द्रव्य का अन्य काल द्रव्यों में तथा अन्य 5 द्रव्यों में अभाव है। काल द्रव्य है ना, तो काल द्रव्य कितने हैं? जितने प्रदेश हैं उतने काल द्रव्य। एक एक प्रदेश के ऊपर में एक रत्न राशि की तरह एक एक काल द्रव्य मौजूद है, वो तो अनंत है। हाँ, इसलिए उनके नीचे मतलब उनके सानिध्य में रहने वाले जितने भी द्रव्य हैं उनका परिणमन उस काल द्रव्य की सापेक्ष में होता है जहां वो विद्यमान है। लेकिन वो काल द्रव्य भी अलग अलग, सब अलग अलग द्रव्य हैं। जैसे अपन ने परमाणुओं के बारे में पढ़ा था, उनमें अलग अलग में एक साथ सटे होने पर भी उनमें अत्यंत अभाव है। उसी तरह से कालाणुओं में भी, काल द्रव्य में भी देखा ना,
एक काल द्रव्य का अन्य काल द्रव्यों में तथा अन्य पांचों द्रव्यों में अभाव है। जैसे मैंने पुद्गल के बारे में पढ़ा, मैंने काल द्रव्य के बारे में पढ़ा अपन, और धर्म द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्यों में, अधर्म द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्यों में, और आकाश द्रव्य का अन्य पांचों द्रव्यों में अभाव है कि नहीं? और जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य में अभाव है कि नहीं है? आप है, मैं हूं, ये है, सब अलग है। तो कोई कहेगा कि अन्य सभी पांचों द्रव्य तो आकाश द्रव्य में रहते हैं, आकाश द्रव्य उन्हें अवगाहन देता है, तो भी उनमें अभाव है क्या? बताओ भाई, आकाश द्रव्य तो सर्वत्र है, तो क्या आकाश में उनका अभाव है? उन द्रव्यों का आकाश में अभाव है और आकाश में उनका अभाव, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा। आकाश द्रव्य उतना ही है जितना वो घेर रहा है। आकाश अवगाहन देता है, द्रव्य में घुसता नहीं है। घुसता नहीं है द्रव्य में, अवगाहन देता है। अरे तो बाबूजी, हम अपनी गोद में किसी को बिठा लेंगे तो हम भी उसको अवगाहन दे रहे हैं ना। हाँ, तो एक तो आकाश द्रव्य थोड़ी घुस गया उसमें। आकाश द्रव्य, आपका आकाश अलग है, उनका आकाश अलग है। क्या एक जन साहब, बात ठीक लग रही कुछ? देखो, आकाश द्रव्य किसे बोलते हैं? स्पेस को आकाश द्रव्य कहते हैं। तो स्पेस जो है वो सब द्रव्यों को अवगाहन दे सकता है, ऐसा अवगाहन नाम का गुण वो आकाश द्रव्य में ही है। उतना ही देता है जितना उसको जरूरत पड़ती है अवगाहन। बिल्कुल। हाँ, तो उससे आगे का जो स्पेस है वो उस पुद्गल का नहीं है या उस द्रव्य का नहीं है। अरे हाँ, सही बात। आप क्या देखिए सर, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। जैसे एक गिलास में हमने पानी लिया, मतलब खाली गिलास लिया और उसमें पानी डाला, तो जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे वो हवा वाले बाहर निकलते जाएंगे ना, तो वो पानी अपनी जगह ले लेगा। तो ऐसे ही जो आकाश द्रव्य है उसकी जगह दूसरे ने ले ली, इस तरह से मतलब चेंज होता चला गया ना सब। तो आकाश जो द्रव्य है वो अवेलेबल तो है, पर जब दूसरा उसमें गोदी में बैठ गए मान लीजिए आप, तो उसकी अपनी एक सॉलिड स्टेट है, उसकी अपनी एक सॉलिड स्टेट है नहीं, तो वो उसको थोड़ी वो कर लेगा। सही है, सही है, फिक्स है वो तो। आकाश अलग अलग है। अभी कोरोना काल में लोग घर में बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, पक्का हो रहे हैं। आकाश घेर रहे हैं, मतलब आकाश घेर रहे हैं। बोले भाई साहब इतना आकाश, मैं सबसे ज्यादा हो रहा हूँ। तो बोले आकाश कम पड़ जाएगा। कम क्यों पड़ेगा? आकाश को बोलते हो साहब, लोकाकाश बोलो ना, जिसमें दोनों ही आ जाएंगे। लोकाकाश कैसे? आकाश में दोनों आ जाते हैं। आकाश इटसेल्फ भी सबको डिनोट करता है। और आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश और लोकाकाश। हाँ, तो वही है। अपन लोकाकाश में ही रहते हैं ना, पर जो 6 द्रव्य हैं वो पांचों, बाकी के 5 द्रव्य सिर्फ लोकाकाश में ही पाए जाते हैं। इसलिए उसका नाम लोकाकाश पड़ा है, जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं। जहाँ वो जो और द्रव्य नहीं रहते उसको अलोकाकाश कहा जाता है। ठीक है। तो देखो, अपन कितनी भी जगह घेर लें, अब देखो वाले अपने रेलवे स्टेशन में, अपन जिस स्टेशन में या ट्रेन में अपन बैठे हो, तो अपन चाहते हैं कि मेरे अगल बगल में कोई आके ना बैठे, तो हम पूरे फैल के बैठते हैं। लेकिन फैलने की भी एक लिमिट है ना। कितने फैलोगे? पूरी सीट तो आप घेर नहीं, सीट तो बहुत लंबी है। तो बहुत सारे लोग हाथ फैला देते हैं, भाई साहब हम बैठे हैं यहाँ पर, दोनों हाथ दिखा दो। अरे तुम जितने में बैठे हो उतने ही रहो ना, हाथ आप समेट लो हाथ अपने, है ना। तो जितना सामने वाले की सीट भी घेर लेते हैं। पैर रख लेंगे उसमें, सामने वाली पैर रख लेंगे, रुमाल रख के लेट जाएंगे हाथ कर लेंगे जो करके, है ना। और सामान रख देंगे, एक बैग, और अपनी पत्नी बैठी हुई तो उसे बोले तुम सो जाओ, लेट जाओ, लंबे पैर कर लो, लंबे पैर कर लो, जोर जोर चिल्लाने लगो जैसे तुम्हें बुखार चढ़ गया। तो देखो, पर भीड़ नहीं चाहते। मतलब भीड़ नहीं चाहते। तो इस तरह से वो आकाश द्रव्य में सारे ही जो द्रव्य हैं वो उनको अवगाहना मिलती है अल्टीमेटली। तुम कहोगे कि अन्य सभी 5 द्रव्य तो आकाश द्रव्य में रहते हैं, आकाश द्रव्य उन्हें अवगाहन देता है, तो भी उनमें अभाव है। आकाश द्रव्य तो सर्वत्र है। हाँ, यही तो बता रहे हैं
दो या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसे एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। ऐसा होने पर भी प्रत्येक का अपना स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न ही रहता है, प्रत्येक का अपना अस्तित्व भिन्न ही रहता है। कांच में से प्रकाश आर पार जाता है, तो भी कांच का अस्तित्व भिन्न है और प्रकाश का अस्तित्व भिन्न है ना। पूरा एक पैनल है कांच का, वो कितना स्पेस घेर रहा है आकाश का, और उसमें सूरज की रोशनी पड़ रही है, पूरे पैनल के ऊपर पैनल चमक रहा है। तो जितने प्रकाश के परमाणु हैं, प्रकाश के परमाणु अलग जाति के हैं, कांच के अलग जाति के हैं, भले ही दोनों ही पुद्गल हैं, लेकिन दोनों ही आकाश में, दोनों का उड़ान मिला है आकाश में, और उतने ही जगह वो घेर रहे हैं आकाश की, वो कांच उतनी जगह में वो रोशनी के परमाणु घेर रहे हैं। तो उनके बीच में संबंध कौन सा है? एक क्षेत्रावगाह संबंध है। एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने स्वचतुष्टय में हैं, उनकी अपनी योग्यता है, उनका अपना परिणमन है, उनका अपना द्रव्य है, उनके अपने गुण हैं, लेकिन दोनों एक साथ रहते हुए पाए जा रहे हैं, इसलिए उनमें एक क्षेत्रावगाह संबंध कहा जाता है। इसी तरह से जीव और पुद्गल में ये एक क्षेत्रावगाह संबंध शास्त्रों में कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में आत्मा रह रही है, आत्मा के प्रदेश रहते हैं, उसी में उसके जो शरीर उसको मिला हुआ है, ऑलमोस्ट उतने ही एरिया में, उतने ही क्षेत्र में वो शरीर के स्कंद रहते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि शरीर और जीव में एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कर्मों के लिए भी कहा जाता है, कर्म और आत्मा के जो प्रदेश हैं, कर्म भी परमाणु, पुद्गल परमाणु है ना, तो और वो पूरे जो आत्मा के प्रदेश हैं सब में चारों तरफ फैलते हैं। ऐसा नहीं कि एक टुकड़े जाकर यहाँ लग गया है कर्मों का, वैसा उसे निकालो कहाँ गया, वो समस्त प्रदेशों के आसपास होते हैं, कोई भी जगह खाली नहीं होती। और वो वहां पे कौन सी जाति का परमाणु वहां पर है, सत्ता में है, उसकी कब मैच्योरिटी काल आएगा और कब उसका कौन सी प्रकृति वाला फल आएगा, ये अपन ने कर्म सिद्धांत में पढ़ा। भाई साहब, कर्म और शरीर, कर्म शरीर, तेज शरीर और औदारिक शरीर और आत्मा, इन सब के सब पूरे सब फैले हुए, सब में, पूरे शरीर में। हाँ, फैले हुए है ना। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध अपन जब कर्मों का बोलते हैं ना साहब, वो आपने ऐसे कर्म बांधे, वो जाकर के आत्मा में चिपक गए, तो वो चिपकना या बंद होना, उसका अर्थ वास्तव में क्या है? जैसे अपन ने पढ़ा ना अभी, अन्योन्या भाव पढ़ा, तो वो जीव के प्रदेश में और कर्मों के पुद्गल परमाणुओं में कौन सा अभाव है बताओ? अन्योन्य भाव है? अन्योन्य भाव। आप तो कह रहे थे भाई साहब वो चिपक गए, और आप ही ये बोल रहे हैं कि उनमें गैप भी है। नहीं, चिपक गए मतलब वो तो एक ही क्षेत्रावगाह। वाह, सिद्धांत ये है, एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण उनको बोलते हैं कि उनका बंद हो गया, चिपक गए हैं, वो चिपक गए हैं। अगर वो चिपकना निकलता नहीं तो हम जीव कर्मों से कभी मुक्त हो सकता था क्या? यस चिपकेगा मतलब ये घुस गए अंदर। चिपकने का मतलब ये थोड़ी नहीं है घुस गए अंदर। चिपकने का मतलब बाहर की चीज है, वो चिपक गई है, छुड़ा लेंगे उसे। और बाबूजी सैनिटाइजर पी रहे हैं बार बार। ये तो तुम्हारे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था, उसकी अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसकी वजह से हो गया सब। रियली उसने जो है, और बहुत अमेरिका में बहुत आदमी मर गए भाई। हाँ, पी लिया उन्होंने एक्चुअल में। चलो, तो देखो अपन बात कर रहे थे, दो या अधिक द्रव्य एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसे एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं। ऐसा होने पर भी प्रत्येक का अपना स्वचतुष्टय भिन्न भिन्न ही रहता है, प्रत्येक का अपना अस्तित्व भिन्न ही रहता है। कांच में से प्रकाश आर पार जाता है, तो भी कांच का अस्तित्व भिन्न है और प्रकाश का अस्तित्व भिन्न है। पानी में कपड़ा भिगोया तो भी पानी का अस्तित्व भिन्न है और कपड़े का अस्तित्व भिन्न है ना। पूरा पानी में तर कर दिया कपड़े को, अब उसको सुखाया एक एजेंट साहब, तो उस पूरे कपड़े में वो पानी के कण भरे हुए, कपड़े के परमाणु और पानी के परमाणु एक साथ रह रहे हैं, एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग गुण हैं। कपड़े में कपड़े के गुण है, पानी में पानी के गुण है। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होने के बावजूद भी दोनों द्रव्य अपने अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल, अपना परिणमन।
जितनी देर में वो पानी के कण एवापोरेट होंगे वो उनका परिणमन काल है, उनका स्वकाल है। वो जो कपड़ा है उसके परमाणुओं में जब सड़न उत्पन्न होगी, वो बोलते हैं कपड़ा फटने लगा भाई साहब, कपड़ा गलने लगा, वो उसका अपना परिणमन है। वो जब उसका काल आएगा तो उसका स्वकाल कहलाएगा। कपड़े में जो गुण है, सफाई करने का, पहुंचने का, गर्मी सर्दी से रोकने का, वो उसके गुण है। पानी में जो शीतलता के गुण है वो उसके अपने गुण है। तो लेकिन दोनों द्रव्य एक ही क्षेत्र में होते हुए भी अपने अपने स्वचतुष्टय में विद्यमान है। ठीक है साहब। आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, उसके अनंत में भाग में लोकाकाश में अन्य 5 द्रव्य रहते हैं, फिर भी आकाश द्रव्य का उन अन्य द्रव्यों में अत्यंत अभाव है। देखो मैंने आपको पहले बताया था आप नॉलेज के लिए कि टोटल जो है पूरा जो संसार बना है, संसार क्या, पूरा जो लोक है जिसमें तीनों लोक समाहित हैं, वो क्या है, उस आकाश का नाम है लोकाकाश और अलोकाकाश मिलाकर के उसको आकाश द्रव्य कहते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश में क्या फर्क है कि ये जो बड़ा सा आकाश द्रव्य है, संपूर्ण आकाश द्रव्य है, उसके ठीक बीचों बीच के कुछ भाग में जो 6 द्रव्य पाए जाते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल और ये जो हमारा है जीव भी है, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये सारे ही होते हैं आकाश में। वो बाकी के 5 द्रव्य जहां पाए जाते हैं उस एरिया को लोकाकाश कहा जाता है, और जहां ये 5 द्रव्य और नहीं पाए जाते उस आसपास के वातावरण को अलोकाकाश कहा जाता है। ठीक है सर। देखो आगे चलते हैं। और वो कितना है, लोकाकाश तो फिर भी छोटा है उसके मुकाबले में, अलोकाकाश अनंत अनंत। वो 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप कहाँ गया, अलोकाकाश की बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हमारे जो वो दिखाते हैं नक्शा जो अपना ऐसा, तो वो जो है वो लोकाकाश का जो है वो पैटर्न बताते हैं। वो उस अलोकाकाश के अंदर में वो बीच में जैसे एक आपने एक पिंजरा टांग दिया हो, इतनी एंटिटी है उसकी खाली, और उसी के अंदर हम सब हैं। जन साहब ये बोलते हैं ऐसी गैलेक्सी तो और भी कई गैलेक्सी बताते हैं, मतलब जो बताते हैं कि ऐसी गैलेक्सी कई गैलेक्सी हैं ऐसी। बिल्कुल ऐसी कई गैलेक्सी हैं। तभी तो बहुत दिनों से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है, जरा आप कृपा कर बताएं। जैसे ये ग्रहों पर जा रहे हैं और कहीं बताते हैं कि वहां पर जो है ऑक्सीजन नहीं है और वो वनस्पति जीव नहीं है, वहां जीव नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां जीव नहीं हो सकता, पानी भी नहीं हो सकता। तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है कि वहां पर जब हमारे यहाँ स्थावर जीव बताए हैं 5, तो पृथ्वी जो धरती है वो भी एक जीव है। तो वो जीव वहां पर कैसे सर्वाइव कर रहा है? बाकी सब जीव तो वहां है, न वनस्पति है, न हवा है, न पानी है, न कुछ है। एक जीव जो है वो स्थावर जीव जो पृथ्वी वाला है वो वहां कैसे सर्वाइव कर रहा है? इसका कृपया इसका वो समाधान कर दें। चलो मैं आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन नहीं चाहिए ना सर उसके लिए। एक सेकंड मैं आपको नहीं बात जीव की बात हो रही है। जीव की बता रहा हूँ, पृथ्वी जीव के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, चट्टान के लिए ऑक्सीजन कहाँ चाहिए? नहीं, अब ये भाई साहब बताएंगे आगम के हिसाब से क्या, आगम के हिसाब से जैन साहब बताएंगे। एक मिनट, अभी मैं आपको ये सब्जेक्ट समाप्त कर दूं पहले, फिर उसके बाद में अपन इसकी चर्चा करेंगे। मेरा आज का जो पर्पस था, मैं आपको प्रागभाव और प्रध्वंस भाव भी आज बताऊंगा। ये तो कल की चीज हम रिवाइज कर रहे थे, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया। तो देखो, और हमारे पास समय बहुत कम बचा है। तो प्रत्येक द्रव्य का अन्य सभी द्रव्यों में अभाव ही है, तो कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य में कुछ हेर फेर, मदद, असर, सहाय या उसका कार्य कैसे कर सकता है ना। ये अपन को बिल्कुल क्लियर हो गया कि सब द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, कोई दूसरे का नहीं करते। हम देखते हैं, अब देखो अभाव जो सिद्ध करने से क्या लाभ होता है, इन्होंने एक लौकिक एग्जाम्पल दिया है। हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति पर खून करने के आरोप में मुकदमा चल रहा हो और वह यदि साबित करे कि जब खून हुआ तब वह वहां हाजिर ही नहीं था, उस समय वह अन्य शहर में किसी मीटिंग में व्यस्त था और उसके अनेक गवाह भी प्रस्तुत करता है, तो खून के जुर्म में उसे सजा नहीं हो सकती क्योंकि उसका वहां अभाव था।
खून वाली साइड पर वो था ही नहीं, उसने प्रूव कर दिया, तो इस अभाव का उसे लाभ हुआ कि नहीं? उसकी सारी सजा समाप्त हो गई, उसका केस खत्म हो गया, भाई था ही नहीं। उसी प्रकार एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव होने से वह किसी अन्य द्रव्य का कार्य करे, उसकी पर्याय करे, यह बात तीन काल में भी कभी नहीं हो सकती। आगम ने वो साक्ष्य दिए हैं, वो सिद्धांत दिया है जिसके अनुसार एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में रहता ही नहीं है। ये क्यों बता रहे हैं? इससे सिद्ध होता है कि जब वो वहां है ही नहीं तो दूसरे द्रव्य का कार्य वो कैसे कर सकता है। सभी द्रव्य अपने अपना कार्य स्वयं करते हैं, अपने स्वचतुष्टय में रहते हैं, अपना परिणमन स्वयं करते हैं। ये सिद्धांत आप समझना, फिर अपन इसको घटित करेंगे कि इसका क्या लाभ हमें मिलता है। हम कार्य तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सच कहूं तो अनादि से हम पर का कार्य करने की बुद्धि यानी पर की कर्तृत्व बुद्धि करते आए। अपन तो आज भी कहते हैं भाई साहब अगर मैं नहीं हूं तो ये परिवार को कौन चलाए, कौन धन कमाएगा? आपने तो बात कर दी कि आप कुछ करते नहीं हो, कौन चलाता है इस घर को? मैं ही तो चलाता हूं। तो वो बोल रहे हैं कि ये ऐसी हमारी पर बुद्धि वाली जो पर्याय है या कर्तृत्व बुद्धि जिसे कहते हैं, ये आज की नहीं है, अनादि काल की है। यही तो मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व दूर करने के लिए फंडामेंटल अपन पढ़ रहे हैं। हम कार्य तो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सच कहूं तो अनादि से हम पर का कार्य करने की बुद्धि, पर की कर्तृत्व बुद्धि करते आए हैं। पर का कार्य तो एक समय में भी कोई कर नहीं सकता, परंतु यह जीव मिथ्यात्व के कारण ऐसा ही मानता आया है। प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक समय का कार्य उसमें अपने में अपने से होता है, परंतु अज्ञानी मानता है कि मैं ही इन कार्यों का करने वाला। देखो, हमने जीव का स्वरूप समझ लिया, जीव द्रव्य का स्वरूप समझ लिया, उसके स्वचतुष्टय समझ लिए, और जीव क्या कर सकता है? सिर्फ भाव कर सकता है। ये हमने अनंत बार पढ़ा, अच्छे से समझा। लेकिन फिर भी शरीर की होने वाली क्रियाओं का कर्ता मैं बन जाता हूं। तो अच्छा, आप समझते तो नहीं, परिवार में कौन घूमता फिरता है, बाहर जाता आता है, सब करता है, तो ये मैं ही तो करता हूँ। तो मैं कौन? बोले मैं मतलब शरीर और आत्मा मिलकर के, यही तो मैं हूं। उनमें अलग अलग भेद विज्ञान नहीं करने के कारण इस तरह की दुविधाएं खड़ी हो जाती हैं। शरीर के अनुसार जीव चलता है या जीव के अनुसार शरीर चलता है, ऐसा हमको निमित्त नैमित्तिक रूप से ऐसा आभास होता है। बाकी कोई किसी का कर्ता नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध अपनी जगह पर है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को कर्ता कर्म मानना नितांत मूर्खता है। जब हम बोलते हैं ना एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ निमित्त नैमित्तिक से मत जोड़ना, कर्ता कर्म रूप से जोड़ना। ठीक है, ये अपन सब्जेक्ट अपना चालू रहेगा। अब मैं आपको दो चीजें और बताता हूँ। दो भाव जो रह गए हैं वो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, मैं उनका एक छोटा सा आपको परिचय दूंगा। प्राग भाव किसे बोलते हैं? प्राग अर्थात पूर्व, है ना। प्राग का अर्थ है पूर्व। किसी भी द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव होना, भूतकालीन पर्याय में अभाव प्राग भाव कहलाता है। जैसे आज मंगलवार है तो उसके पूर्व यानी कल सोमवार था, है ना। तो मंगलवार का सोमवार में नहीं होना, सोमवार में उसका अभाव, उसकी नास्ति, यही प्राग भाव है। सही है, सही। पास्ट इज प्राग भाव। पास्ट में, प्रेजेंट का पास्ट में नहीं होना। हाँ, प्राभाव। हाँ, आज मंगलवार है तो उसके पूर्व यानी कल सोमवार था, मंगलवार का यानी आज का सोमवार में नहीं होना, सोमवार में उसका अभाव होना, उसकी नास्ति होना, यह प्राग भाव है। मंगलवार का प्राग भाव। हाँ, यह तो स्थूल उदाहरण है। अन्य उदाहरण देखते हैं। जब हम यौवन अवस्था में थे, बाल्यावस्था में हमारी भूतकाल की अवस्था थी। हमारी भूतकाल की अवस्था कब थी? जब हम यौवन में आ गए तो भूतकाल में हम क्या थे? बाल्यावस्था में। तुम्हारी वर्तमान यौवनावस्था का तुम्हारी ही अपनी बाल्यावस्था में अभाव है।
सही बात है, पुनः पुनः बच्चे नहीं बन सकते। है ना। तुम्हारी वर्तमान यौवनस्था का तुम्हारी ही अपनी बाल्यावस्था में अभाव है। मतलब जब हम बाल्यावस्था में थे तब हम युवा नहीं थे। युवा ये युवापने का अभाव पिछली वाली पर्याय में था। जब मैं बालक था तब मैं युवा नहीं था। देखो ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है। आप बोलोगे ये सब फालतू चीजें क्यों बता रहे हो, तो हम सब जानते हैं। इसको अपन घटित करेंगे आगे। देखो, वर्तमान यौवनावस्था का तुम्हारी ही अपनी बाल्यावस्था में अभाव है, इसे प्राग भाव कहते हैं। जरा फिर से ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा बाल्यावस्था में अभाव है ऐसा मैंने नहीं कहा। तुम्हारा मतलब ये पर्याय की बात हो रही है, द्रव्य की बात नहीं हो रही। हम तो तब भी थे ना, जीव द्रव्य। आत्मा तो जब जीव तो तब थी ना। ये तो ये पुद्गल का था, पुद्गल की अवस्था बात है। बराबर, उसमें जो है हमारे शरीर आदि जो भी है उनकी अवस्था की, और आत्मा के भी वो ज्ञान आदि गुणों की उस समय की जो अवस्था थी उसकी बात हो रही। तुम्हारा बाल्यावस्था में, तुम्हारी यौवनावस्था नाम की वर्तमान पर्याय का तुम्हारी ही बाल्यावस्था नामक पूर्व पर्याय में अभाव है ऐसा मैंने बताया। तुम्हारा तो बचपन में भी सद्भाव था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। है ना। द्रव्य थोड़ी समाप्त हुआ, जीव थोड़ी समाप्त हुआ, लेकिन बात चल रही है उस पर्याय की, पर्याय विशेष की। इसलिए उन्होंने लिखा कि तुम्हारी यौवनस्था नाम की वर्तमान पर्याय का तुम्हारी ही बाल्यावस्था नामक पूर्व पर्याय में अभाव है ऐसा मैं बता रही हूं। तुम्हारा तो बचपन में भी सद्भाव था, अब भी है और भविष्य में भी रहेगा। यहाँ द्रव्य के अभाव की बात नहीं हो रही, परंतु द्रव्य की वर्तमान पर्याय की उसी द्रव्य की भूतकालीन पर्याय में नहीं होने की यानी अभाव की बात चल। ठीक है सर। पर्याय की नेचर की बात नहीं हो रही। पर्याय की नेचर तो जैसे है ये इट इज सिमिलर टू। हाँ, देखो मैं पर्याय की नेचर में जैसे बहुत से जीव होते हैं, ये जो बचपन में होते हैं वो युवक भी हो जाते हैं, लेकिन बचपना नहीं छूटता। तो ये नेचर नहीं आई मीन टू से ये बात भी सही। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब नेचर अलग है और पर्याय का वो अलग है। ये बताना चाह रहे थे आप। बात है। देखो अभी और सुनो, इसकी दो उदाहरण दूंगा मैं, समय हो रहा है यहाँ। जैसा इसमें ये जो आपने बोला, जो ये अन्योन्य भाव में भी पर्याय की स्थिति थी और प्राग भाव में भी पर्याय की स्थिति है। दो उदाहरण सुन लीजिए आप, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। सुनिए सर जैसे एक लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ बोलिए। पहले आपने 3 शब्द बताए थे, उत्पाद, व्यय, द्रव्य जी। तो जैसे पर्याय जो है, वर्तमान पर्याय एक समय के बाद वो व्यय हो गई, तो व्यय हो गई तो अब तो है ही नहीं वो, एक्चुअली उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और दूसरी पर्याय उसका उत्पाद हो गया। तो वो ये जो टर्म थे वो भी इससे जोड़ सकते हैं। बिल्कुल जोड़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्यय हो गया वर्तमान में पिछली पर्याय नहीं है ना। हाँ। पिछली पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव था ना। हाँ, तो जो व्यय हो गया वो खत्म हो गया, वो है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा। पिछली पर्याय में मैं जो अभी जब सिद्ध बन जाएंगे, सिद्धि की एग्जांपल आएगी इसमें। देखो 1 मिनट में सुनाता हूँ आपको। दही वर्तमान पर्याय है, यह गोरस की वर्तमान पर्याय है। गोरस किसे कहते हैं? जो रॉ मिल्क होता है जिससे और दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं, उसको गोरस कहते हैं। तो दही वर्तमान पर्याय है, यह गोरस की वर्तमान पर्याय है। उसकी भूतकालीन पर्याय दूध थी। किसकी? दही की। अभी मेरे पास में दही रखा है, इसका पहले की पर्याय क्या थी? वो दूध था। इसीलिए दही इस वर्तमान पर्याय का उसी गोरस के भूतकालीन दूध पर्याय में अभाव है और इसी को प्राग भाव कहते हैं। सही बात है। दूसरी उदाहरण देखो। वर्तमान में कोई जीव सिद्ध दशा में है, उसके पूर्व वह संसार दशा में था। अभी जो जीव है एक सिद्ध दशा में पहुंचा है, लेकिन उसके पहले वो क्या था? संसारी था। वर्तमान में कोई जीव सिद्ध दशा में है, उसके पूर्व वह संसार दशा में था। किसी एक जीव की सिद्ध दशा का उसी जीव की पूर्व संसार दशा में अभाव प्राग भाव है। बिल्कुल सही है ना।
कोई जीव वर्तमान में मनुष्य पर्याय में है, इससे पूर्व वो तिर्यंच पर्याय में था, उस जीव की मनुष्य पर्याय का उसी जीव की पूर्व तिर्यंच पर्याय में अभाव प्राग भाव है। ठीक है, सबको समझ में आई? यहां समझाने के लिए स्थूल पर्यायों की बात की है। हम जानते हैं कि पर्याय एक समय मात्र रहती है, वर्तमान पर्याय भी एक समय की है, उसका पूर्व पर्याय में अभाव रहता है जो प्राग भाव कहलाता है। जो आप कह रहे हैं ललित जी, है ना, जो वर्तमान जो पर्याय व्यय हो चुकी है, उस पर्याय में वर्तमान पर्याय का अत्यंत अभाव। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व था। देखो अपन कहाँ लेके जा रहे हैं इस बात को, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है ना, और करण लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता। तो क्या बोल रहे हैं, करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व था और अनंतर समय में सम्यक्त की पर्याय प्रकट हुई। इस वर्तमान सम्यक्त पर्याय का पूर्व की मिथ्यात्व पर्याय में अभाव प्राग भाव है। ठीक है ना, पास्ट इज द प्राग भाव। पास्ट पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव होना, ये प्राग भाव हो गया। सिंपल बात है ना भाई। जब मैं मिथ्या दृष्टि था तो मैं सम्यक दृष्टि नहीं था ना, ये तो पक्की बात है। अब भी अगर मान लो मिथ्या तो आ जाएगा तो मिथ्या नहीं कहलाऊंगा, सम्यक दृष्टि ही कहलाऊंगा। अभी आगे आगे मत चलो बाबूजी, क्यों मिथ्यात्व चाहते हो? आपको सम्यक दिलवा दिया, आप क्यों वापस जाना चाहते हो? नहीं, मेरा मतलब है जीव गिरता भी तो है। तेरे हीरो को छोड़ करके और कांच में जा रहे हो। हाँ, जो कुछ नहीं है उसकी खातिर जो है वह ना खोना, गाना नहीं है। तो बाबूजी ये कह रहे हैं कि ये प्राग भाव की स्थिति अगर सम्यक दर्शन होने के बाद ये देखिए, सम्यक दर्शन होने के बाद जो प्राग भाव बना पिछली मिथ्या पर्याय में, और अगर सम्यक होने के बाद मिथ्या में चले गए तो फिर से वो उल्टा प्राग भाव हो जाएगा। रिवर्सल। तब आप सोचना, जब मिथ्यात्व में आ जाओगे ना, सास भी कभी बहू थी। हाँ। प्राग भाव उल्टा हो जाएगा। बाबूजी। हाँ देखो, एक अंतिम बात और बोलता हूँ। 13 में गुण स्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अपन सब जानते हैं ना। 13 में गुण स्थान के प्रथम समय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 में गुण स्थान के अंत समय में जीव छद्मस्त रहता है। 12 स्थान के अंततम अल्प ज्ञानी क्षयोपम ज्ञानी रहता है। वर्तमान केवल ज्ञान पर्याय का पूर्व की अल्प ज्ञान पर्याय में अभाव प्राग भाव। सही बात है, आपने भाई पहुंचा दिया केवल ज्ञान तक। हाँ, वापस मत जाना। आप वापस जाना चाहते हो? नहीं मिथ्यात्व में। बिल्कुल नहीं। आप मिथ्यात्व में जाना चाहते हो? जैन साहब केवल ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं आपको। नहीं भैया, मैं तो एसके जैन के साथ लगा हुआ हूँ। सही लगे हुए साहब, सही लगे हुए। अभी देखो, जैसे आपने कहा ना कि भाई साहब वो जीव मिथ्यात्व में भी तो चला जाता है। अरे जो अपन को जाना, अपन आगे की बात करेंगे भाई साहब, उस जीव को केवल ज्ञान भी तो हो जाएगा ना। अभी तो आपने सम्यक दर्शन की बात करी, तब तो अब मिथ्या में क्यों जाना? अब नेगेटिव बात ही नहीं सोचना। सही बात है, सही बात। तो देखो, ये मैंने आपको प्रध्वंस, ये प्राग भाव के बात बताया। अब प्रध्वंसा भाव जो है मैं आपको कल बताऊंगा। जस्ट इसका उल्टा जो है वो इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। पर्याय एक समय मात्र रहती है, वर्तमान में विद्यमान रहती है, अनंतर समय में वह नहीं रहती। इसी को उस पर्याय का व्यय या नाश कहते हैं। उस समय अन्य पर्याय विद्यमान रहती। किसी भी द्रव्य के वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य के भविष्यकालीन पर्याय में अभाव होना प्रध्वंसा भाव। ये तो फ्यूचर का हो गया, वो पास्ट का हो गया। सिंपल डिफरेंस है। क्या नाम होता है? रघुवंता, क्या नाम बताया? प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंसा भाव। ठीक है, तो ये अपन थोड़ी सी चर्चा इसकी और करेंगे और उसके बाद में चारों को कंक्लूड करके उनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल मतलब लोगों ने क्वेश्चन पूछा है तो उसमें बताया कि उनसे पूछा कि बताओ इसमें कौन सा अभाव सिद्ध होता है, तो लोगों ने बताया
और अपन सब भी बताने वाले हैं। ठीक है सर, तो आपको आनंद आया आज का? बहुत बढ़िया सर, बहुत सर बढ़िया। एक छोटा सा कंफ्यूजन है या प्रश्न है। हाँ बोला। जो पुद्गल शरीर है जिसमें जो जीवात्मा है और कर्मांत शरीर है, तो उन दोनों के बीच में जो अन्योन्या भाव होता है या अत्यंता भाव रहता है? किसमें जीव में और जीवात्मा हाँ और कर्मांत शरीर, हाँ दोनों जो साथ साथ रहते हैं, हाँ हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं, अत्यंता भाव होना चाहिए ना? अत्यंत भाव दोनों अलग अलग द्रव्य है ना, एक पुद्गल द्रव्य अत्यंता भाव और उनके कर्मांत शरीर में एक परमाणु एक तरह का है, दूसरा दूसरी तरह का है, उसमें आपस में अनन्य भाव। अनन्य भाव को बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही। तो ये कंफर्म करना चाहते थे। हाँ एकदम कंफर्म है। तो एक जन साहब थोड़ा सा कुछ मैं समझा पाया आज? नहीं बिल्कुल, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। देखो हमारा भाग्य, आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। अरे ये सब बहुत जानते हैं ये सिविल। नहीं आप हम लोग इतने दिन से सर मार रहे हैं, आपने पहले दिन में पूरा सीख लिया। सही बात है। नहीं अच्छा है, सबका आईक्यू अच्छा है जितने लोग हैं। हमारा भी समाधान कर देना, कोई मिल जाए कहीं तो कोई हिसाब किताब। आपका देखिए बाबूजी के प्रश्न का मैं समाधान कर देता हूँ। इन्होंने इस प्रश्न पूछा था जो आपने छोड़ दिया कि बुढ़ापे में जवानी में आके लोग कहते हैं कि तुम अभी तुम्हारा बचपना नहीं गया। नहीं वो नहीं अरे ये तो मुझे भी मालूम है। वो ग्रहों पर जा करके वो जो स्थावर जीव है, पृथ्वी तो हर जगह है, तो वो जीव वहां पर कैसे सरवाइव कर रहा है? अपन कल पढ़ेंगे बाबूजी, अभी लोग भाग जाएंगे अभी। नहीं ठीक, आप नहीं, मेरा मतलब क्या है, ध्यान रखना कहीं से मिले मैटर इस मामले में, तो नहीं मैटर जरूरत नहीं है अपन को, अपन सब इतने समझदार हैं। आप खाली याद दिलाना प्रश्न, आपका कल उत्तर हो जाए। ओके, थैंक यू सर। आप भूल रहे थे इसलिए मैंने याद दिलाया। जी बाबूजी मैदान छोड़ के चले गए बचपन की बात सुन के। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। जय हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के तार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सदा देते दो। माता की जय।